जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कल वर्ल्ड टूरिज़्म डे था, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे था। तो इसलिए मैं टूरिज़्म से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये क्वेश्चन है कि टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34। आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। और 2019 के बाद ये रैंकिंग जारी नहीं किया गया, ये जो है अंतिम था रिपोर्ट टूरिज्म पे, वो 2019 में ही था। सेहत की कुंडली होगी तैयार, आयुष्मान भारत योजना के नाम पे ही इसको एक्सटेंड किया गया है, उसी के नाम पे इसे दिया गया है। इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो सबसे पहले तो ये याद रख लें आप लोग कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को किया गया है। कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में डेट पूछा जा सकता है। अब देखो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्या है। ये जो योजना है, इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसे 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी, नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको आधार कार्ड मिलता है, उसी तरह से आपको एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में जो एक पर्टिकुलर नंबर होगा वो आपका नंबर होगा। जिस तरह से आधार नंबर होता है उसी तरह से यहाँ पे डिजिटल हेल्थ कार्ड नंबर होगा। उस नंबर को एक्सेस कर सकता है डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओगे, आप कार्ड दिखाओगे, आपको रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कार्ड दिखाओगे। डॉक्टर खोल के पूरा का पूरा आपके आईडी से जो है पूरा लॉगिन करके वो पूरा का पूरा चेक कर लेगा कि आपको कब क्या प्रॉब्लम रही है, किस डॉक्टर ने क्या आपको मेडिसिन दिया है, क्या आपको समस्याएं रही है, आपकी क्या क्या रिपोर्ट अभी तक रही है। तो सारे चीज़ों को वो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं या किसी ऐप के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे डॉक्टर। साथ ही साथ डॉक्टर को वर्तमान में अगर कुछ लिखना होगा, प्रिस्क्राइब करना होगा आपको, तो वो भी डिजिटल फॉर्म में वो आपको लिख देंगे। यानी डॉक्टर अगर कोई मान लेते हैं कुछ डॉक्टर का कुछ कहना है या डॉक्टर ने किसी रिपोर्ट में कुछ कहा है, तो उसको डिजिटल रूप में उसको वो शामिल कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी और डॉक्टर के पास दिखाओगे तो वो डाटा भी अवेलेबल होगा कि इससे पहले के डॉक्टर ने क्या कहा था और क्या दवाई चलाई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली, नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम, प्रत्येक रोगी जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहते हैं उसे प्रारंभ में एक आईडी, हेल्थ आईडी कार्ड बनाना होगा। इससे क्या होगा कि अस्पतालों को सरल और सुगम बनाना आसान होगा, यानी अस्पताल जो होगा वो सरल बनेगी, सुगम बनेगी। नीति आयोग के सदस्य थे डॉक्टर वी पॉल। के पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जो एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पे काम कर रही थी, राइट। ये सारा का सारा मिशन क्या है, ये सारा का सारा पार्ट है एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का। और इसके लिए नीति आयोग के एक सदस्य थे के पॉल की अध्यक्षता में समिति बनी थी जो इस मुद्दे पे काम कर रही थी। अब देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या एक पर्सपेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि डिजिटल हेल्थ मिशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या उसके सकारात्मक पक्ष होंगे, क्या नकारात्मक पक्ष होंगे, कहाँ खामियां हैं। एज ए सिविल एस्पायरेंट उन खामियों को पहचानना और उसके लिए एक सुझाव देना भी आपका दायित्व है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट पे देखते हैं, ईज ऑफ ट्रीटमेंट होगा, यानी ट्रीटमेंट में आसानी होगी। डॉक्टर को एग्जैक्टली पता होगा कि पेशेंट को अभी तक क्या क्या समस्याएं रह चुकी हैं, उस अनुसार से डॉक्टर आसानी से आपको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। डॉक्टर के पास बेहतर डाटा होगा। वन नेशन वन आईडी कार्ड का कॉन्सेप्ट होगा, यानी आप कहीं भी दिखाते हैं, मान लेते हैं आप बिहार में दिखाते हो, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाना होगा पंजाब में, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाना होगा कर्नाटका में, तो कहीं भी डॉक्टर उसको एक्सेस करके पता कर लेगा कि आखिर इससे पहले जो मुझे दिखाया गया था इस पेशेंट को, उसमें डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर का और हॉस्पिटल का डेटा आसानी से उपलब्ध होगा, अस्पतालों तक पहुंच बढ़ेगा और पेपर बचेगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। यानी जो पेपर यूज होता है, आपके रिपोर्ट बनाने में पेपर यूज होता है, आपका जो है प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं उसमें
यूज होता है पेपर, कई अन्य जगह पेपर यूज होता है। तो ये पेपर जो यूज होता था, ये पेपर की सेविंग होगी। और पेपर की सेविंग होगी तो क्या होगा, पेपर बनता है आपको लकड़ी से, तो लकड़ी काटना नहीं पड़ेगा, यानी पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, देखो नेगेटिव इम्पैक्ट या चुनौती को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के समक्ष क्या क्या चुनौती है। पहला चुनौती फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, क्या हमारा डाटा सुरक्षित रहेगा, क्या पेशेंट का डाटा जो है वो सुरक्षित रह पाएगा क्या नहीं, क्या गारंटी है कि डाटा सुरक्षित रहेगा, राइट। जिस तरह से चीन वगैरह हैकिंग करने का काम करता है, हो सकता है कि सारा का सारा डाटा जो है चीन के पास चला जाए, या डाटा मिसयूज होने का खतरा भी काफ़ी रह सकता है। तो पहला है कि डाटा सिक्योरिटी, इसलिए सरकार को डाटा सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट का जो डाटा है वो डाटा किसी गलत हाथों में लग जाए। दूसरा, इस तरह का आशंका जाहिर किया गया था कि नेशनल हेल्थ सर्विस ब्रिटेन में आया था और ब्रिटेन में फेल हो गया था, क्या इंडिया में ये कामयाब होगा या नहीं। और तीसरा है राइट टू हेल्थ हमें देना होगा। राइट टू हेल्थ मतलब क्या होता है, हेल्थ का अधिकार। अगर किसी तरह का कोई तबीयत खराब होगी तो सरकार आपकी हेल्थ सुधार करवाएगी, सरकार आपके हेल्थ पे जो खर्चा होगा उसका वहन सरकार करेगी। इसको कहा गया राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ भी एक चुनौती है, जो सर लगातार मांग होती है कि राइट टू हेल्थ भी हमें दीजिए। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट को आप लोग एक बार देख लेना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग देखो, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बोला। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जो है ये जो हेल्थ मिशन है इसकी शुरुआत हो रही है विश्व पर्यटन दिवस के दिन। विश्व पर्यटन दिवस के दिन इसकी शुरुआत हो रही है। और जब स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मजबूत होता है तो निश्चित तौर पे वहाँ पर्यटन भी बढ़ते हैं। अफ्रीका के कई सारे देश के लोग इंडिया इलाज करवाने आते हैं, तो निश्चित तौर पे इंडिया का पर्यटन बढ़ता है। पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग तो आते ही हैं, तो कई सारे अदर कंट्री के लोग आते हैं इंडिया में इलाज करवाने। तो निश्चित तौर पे अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो वो टूरिज्म का भी काम करता है। बाकी इसको पढ़ लेना। देखो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मॉर्निंग में लगभग 8 बजे तक मैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको इस तरह से टिक करके मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोग जाकर के जो न्यूज़ मैंने टिक किया है उसको जाकर के एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारा एनालिसिस देखें, तो आपको अधिक लाभ होगा, अधिक बेनिफिट होगा, राइट। देखो एक बार इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। बेसिक इशू क्या है, इंडिया और चाइना का रिलेशन। इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरह से ख़राब हुए हैं उसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। और डेली इसको, इस तरह का न्यूज़ को डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार गतिरोध की स्थिति चल रही है। प्रत्येक दिन पेपर में चर्चा आ जाता है, तो क्या डेली इसको पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। इंडिया और चाइना का बीच में इतिहास क्या रहा है, ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है, वर्तमान में क्या संबंध है, कहाँ दोनों के बीच में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी पॉजिटिव संबंध है, यानी सकारात्मक संबंध है। जैसे पर्यावरण के क्षेत्र पे दोनों मिलकर काम करते हैं आज भी। कहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है, कहाँ कहाँ चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट को आप देख लो, एक बार एक जगह कहीं नोट कर लो। डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चिंता की बात, नेपाल के सीमावर्ती इलाके में तेजी से हो रहा जनांकीय लाभांश, एक बार इसको भी देख सकते हैं। विश्व पर्यटन दिवस पे देखो मेरी दिल्ली ऐप हुआ लॉन्च। तो हो सकता है वन डे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद शुरू होगा वार्ताओं का दौर। देखो कल मैंने एक डिस्कस किया था, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधित किया था, एक्चुअली उनका संबोधन या प्राइम मिनिस्टर का जो संबोधन होता है वो बेसिकली देश की भावी रणनीति को तय करने का काम करता है। तो उसको जरूर जाकर के आप लोग देख लेना। मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद शुरू होगा वार्ताओं का दौर। और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वार्ता होने वाला है वो होने वाला है 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता क्या होता है? देखो 2+2 वार्ता मतलब होता है कि जो है भारत के विदेश मंत्री
और भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिल करके स्ट्रेटजिक लेवल पे टॉक करते हैं, स्ट्रेटजिक टॉक करते हैं, यानी किस तरह से दोनों देशों का विकास करना है। स्ट्रेटजिक लेवल पे जो टॉक करते हैं उसे ही कहा गया है 2+2 वार्ता, यानी भारत के विदेश मंत्री होंगे, भारत के रक्षा मंत्री होंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे, अमेरिका के रक्षा मंत्री होंगे। अब देखो 2+2 वार्ता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो वार्ता हुई थी 2018 में शुरू हुआ था वार्ता, और 2018 में ही कॉम कासा एग्रीमेंट साइन हुआ था। कॉम कासा एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। ये काफ़ी पुरानी एग्रीमेंट है और ये लगातार चर्चा में हो रहा था, मिलिट्री को लेकर के एग्रीमेंट है। और अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ बेसिकली 4 एग्रीमेंट करता है, उस 4 का एक पार्ट है कॉमकासा एग्रीमेंट। 2019 में आतंकवाद विरोध पे द्विपक्षीय संयुक्त कार्यालय दल की जो है गठन हुआ था, और 2020 में बेका साइन हुआ था, BECA, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिकली ये भी मिलिट्री एग्रीमेंट से संबंधित है। देखो अमेरिका जो अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ बेसिकली 4 एग्रीमेंट करता है, चारों का नाम याद रख सकते हैं आप। एक तो GSOMIA है, GSOMIA, इसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2002 में ये साइन हुआ था। दूसरा एग्रीमेंट है वो है लेमोआ, LEMOA, लगातार ये चर्चा में होता है लेमोआ, ये 2016 में साइन हुआ था। इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तीसरा है कॉमकासा जो 2018 में साइन हुआ था, और चौथा है बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2020 में साइन हुआ। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट कॉमकासा और बेका जो है वो 2+2 वार्ता के दौरान ही साइन हुआ था। इसलिए 2+2 वार्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी इंडिया और USA के बीच में होता है, और ये होने वाली है। एक बार देख सकते हैं इसको भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दिया डिजिटल संग्रहालय बनाने का निर्देश। देखो विदेशी पर्यटन के आने का जल्द शुरू होगा सिलसिला। भारत में कोरोना वैक्सीन का डोज लग चुका है, लगभग 85 करोड़ डोज लग चुका है, तो निश्चित तौर पे देश वैक्सीनेट हो चुका है। अब जो विदेशी पर्यटन है वो आना देश में एक बार फिर से शुरू कर देंगे। पर्यटन इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को प्रभावित करता है, यानी कृषि वगैरह का जो पार्ट है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसको प्रभावित करता है। सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रभावित करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रभावित करता है, और टर्सरी सेक्टर, तो टूरिज्म को अपने आप में टर्सरी सेक्टर कहा जा सकता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से टूरिज्म जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर टूरिज्म आएगा तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। मान लो कोई पर्टिकुलर स्पॉट है, मान लेते हैं राजगीर है, वहाँ पे अचानक टूरिज्म आना शुरू हो जाए, तो वहाँ क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर यानी जो है फसल वगैरह का लोग अधिक उत्पादन करेगा, या जो टूरिस्ट जो खाना खाएंगे उसका लोग उत्पादन करेगा अधिक, वो बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे टर्सरी सेक्टर भी इम्प्रूव होगा। तो टूरिज्म तीनों ही सेक्टर को प्रभावित करता है। 2019 में 3.14 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत में आए थे, और निश्चित तौर पे अब फिर से विदेशी पर्यटक इंडिया में आना शुरू होंगे। देखो मेंस पर्सपेक्टिव से टूरिज्म अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाति आधारित जनगणना की ओर बढ़ रहा बिहार। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना की डिमांड किया था कि आप हमें डाटा दीजिए कि बिहार में कितने लोग किस जाति के हैं। केंद्र सरकार ने देने से मना किया। ऐसा संभावित है कि अब बिहार सरकार खुद का अपना एक जनगणना करवाएगा, जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार खुद की करवाएगी। और ऐसा नहीं कि बिहार ये पहला स्टेट है, बिहार से पहले कर्नाटका इस तरह का काम कर चुका है। अब देखो वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो नीमा बेन है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है नीमा बेन। वनडे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है आपसे। इसको भी देख सकते हैं
चीन ने नेपाल सीमा में दिया दखल। चीन जो है नेपाल में घुसपैठ कर रहा है, राइट। नेपाल का जो बाउंड्री है, बाउंड्री को चेंज करने का चीन लगातार प्रयास कर रहा है। और अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। एक हथेली है, इसका 5 उंगली है। देखो एक हथेली है, इसका 5 उंगली है। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है चीन का। अब 5 फिंगर कॉन्सेप्ट क्या है? हथेली क्या है चीन के लिए? हथेली है चीन के लिए तिब्बत का क्षेत्र। तो हथेली मानता है चीन तिब्बत का क्षेत्र। उंगली क्या है? ये पहला उंगली हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उंगली हो गया इसके बाद भूटान, तीसरा उंगली हो गया आपको सिक्किम, चौथा उंगली हो गया नेपाल, और पांचवा उंगली हो गया लद्दाख। तो एक हथेली 5 उंगली, हथेली आपको तिब्बत का क्षेत्र हो गया, बाकी उंगली हो गया अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। चीन का कहना है कि जिस तरह से एक हथेली में 5 उंगली होती है, उसी तरह से जो हथेली है, इस हथेली का एक्सटेंशन है ये 5 उंगली। यानी स्पष्ट तौर पे चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख ये तीनों ही चीन का पार्ट है। ये तीनों ही एक्सटेंशन है किसका? इस तीनों ही एक्सटेंशन है आपको लद्दाख इसका, सॉरी, तिब्बत का एक्सटेंशन है। ये तीनों ही, चार पांचों ही, ये पांचों ही चूंकि तिब्बत का एक्सटेंशन है और तिब्बत पे चीन का अधिकार है, तो इस ये पांचों भी चीन का पार्ट होना चाहिए। और भविष्य में जब भी हम मजबूत होंगे, इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। तो चीन की बहुत पहले से ये नीति रही कि चीन जब भी मजबूत होगा, ये पांचों को अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। अरुणाचल प्रदेश को भी, भूटान को भी, सिक्किम को भी, नेपाल को भी और लद्दाख को भी। देखो आकाश प्राइम का सफल परीक्षण, सबसे पहले तो एक भारत में एक परियोजना चली थी एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। ये चली थी 1982-83 में। इसे कहा गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शुरू किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। 1982-83 में शुरुआत हुआ था और 2008 में ये बंद हुआ। इसमें 5 मिसाइल थे जो उन्होंने भारत में बनने की चर्चा किया गया था। अब सोचो 1982 में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा विजनरी व्यक्ति ने सोचा था कि 5 मिसाइल भारत बनाएगा। पहला मिसाइल था पृथ्वी, दूसरा था त्रिशूल, तीसरा था आकाश, चौथा है अग्नि और पांचवा है नाग। ये 5 मिसाइल बनाने का रूपरेखा उस समय में तैयार किया गया था और ये भी उसी मिसाइल सिस्टम का पार्ट है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन कौन से मिसाइल आते हैं। तो ये पांचों मिसाइल आते हैं, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो कल का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और ताइवान जल्द करेगी करार। तो विश्व का 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, वो करता है ताइवान। ताइवान की एक कंपनी है जो ताइवान की गवर्नमेंट कंपनी है, इसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी ने भारत के साथ सौदा किया है कि 7.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी भारत में सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो इस तरह की चर्चा चल रही है। 7.5 बिलियन डॉलर कितना होता है? लगभग 56,000 करोड़ के आसपास होता है। तो इतना निवेश करेगा। अगर आप इंडिया और ताइवान का ट्रेड देखोगे तो प्रत्येक वर्ष का ट्रेड 5 बिलियन डॉलर है लगभग। तो इस ट्रेड से भी ज़्यादा का डील ताइवान इंडिया के साथ कर रहा है। अब देखो चिप्स के लिए भारत को आत्मनिर्भर क्यों होना है, चिप्स भारत में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजी वर्तमान में हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हो गया। ये सब जगह आपको चिप्स चाहिए। ये सारे के सारी जगह चिप्स की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए एक शानदार कदम है, शानदार पहल है और ताइवान की मदद से हम भारत में चिप्स बनाने में के लिए सीख सकते हैं, या चिप्स बनाने में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं ताइवान की मदद से। और ताइवान मदद करेगा क्यों, ये भी देखो, क्योंकि ताइवान पे लगातार चीन का खतरा है। ताइवान को चीन मानता ही नहीं है। चीन कहता है कि ताइवान जो है चीन का ही पार्ट है।
तो ऐसे कंडीशन में चीन के अगेंस्ट भारत है, तो इसलिए भारत और ताइवान की दोस्ती काफ़ी मजबूत हो रही है पिछले कुछ वर्षों में, राइट। तो निश्चित तौर पे ताइवान इंडिया को मदद करेगा और इंडिया को भी सीखना चाहिए कि चिप्स किस तरह से बनाया जाए। कल का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं इसको लेकर के क्या डेवलपमेंट होती है। चीन को चुनौती देने की तैयारी। देखो कल मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी इसको लेकर के, इस टॉपिक पे कल मैंने डिस्कस किया था। जो यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन था उसी का लगभग एक पार्ट है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो बाकी एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया था, कुछ हाईलाइट कर दिया इस तरह से, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए आपको। देखो राइटर का कहना क्या है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ पॉइंट पे। राइटर का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका एग्जिट किया है अफ़गानिस्तान, अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान से भागा, ऐसे कंडीशन में चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है ताइवान को, चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है फिलीपींस को, जापान को या अन्य देशों को। जिस देशों को गारंटी दिया है अमेरिका ने, अगर ये लोग चीन अमेरिका पे डिपेंड रहे, चीन का कहना है और चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये लोग अगर अमेरिका पे डिपेंड रहे तो उसकी हालत भी वही होगी जो अफगानिस्तान की हुई है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है चीन। अब यूएसए के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूएसए अपनी स्थिति मजबूत करे। यूएसए के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि अपने जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस रीगेन करे। तो इसलिए अब यूएसए को इंडिया के साथ मिल करके काम करने की आवश्यकता है, और ये वर्तमान में नीड भी है, राइट। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। दलित मुस्लिम एकता का करवा सच, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम से बाहर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये व्यक्ति जो है जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री थे। जिस तरह से इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे अंबेडकर साहब, उसी तरह से पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ये भी दलित समुदाय से आते थे, और इनके आह्वान पे कई सारे जो दलित लोग थे वो पाकिस्तान मूव कर गए थे। जब विभाजन हो रहा था तो कई सारे दलित पाकिस्तान चले गए थे इन्हीं के आह्वान पे। बाद में ऐसा कंडीशन हुआ कि इसे छोड़ना पड़ा था, पाकिस्तान इसे छोड़ना पड़ा था, और 1950 में ये फिर इंडिया रिटर्न हो गए थे। तो जानकारी पर्सपेक्टिव से एक बार पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो इस टॉपिक पे कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो संबोधन हुआ था वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया था कि कोविड के ओरिजिन का पता लगाने में यूनाइटेड नेशन फेल रही है। तो उसी को लेकर के फिर एक देख रहा हूँ, एक तरक्की देख रहा हूँ मैं, एक प्रोग्रेस देख रहा हूँ कि कोरोना की उत्पत्ति की दोबारा जांच करेगा WHO, और WHO जांच करके पता लगाएगा कि आखिर कोरोना की उत्पत्ति कहाँ हुई है। हम सबको पता है कि कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अभी तक घोषित नहीं किया, WHO ने अभी तक बताया नहीं कि कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संबोधन है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मैं देख रहा हूँ कि फिर से WHO इसकी जांच करेगी। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक 34 था। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2020 में टूरिज्म का ये इंडेक्स जारी नहीं किया गया था क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, और 21 का भी रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, राइट। तो लास्ट रिपोर्ट जो हमारा है टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का, वो है 2019 का रिपोर्ट। उसमें भारत की रैंकिंग थी 34th। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।